अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कल का मैच जो कि होने वाला है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। अ, एक मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी है, लेकिन उस मैच में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि 5 मैच की सीरीज़ थी ना, तो अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने प्रीटी मच अपनी 11 फाइनल कर ली है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम में कोई भी 11 चेंज होगी। हालांकि वो 2-1 लीड पे हैं, लेकिन वो ले जाने तो नहीं देंगे ना, मैच को ड्रॉ तो नहीं करने देंगे। लेकिन और दूसरे एंड पे जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की 11 में भी उन्होंने अपने जो जितने भी सीनियर थे, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, जो अवेलेबल सीनियर्स थे, एडम जम्पा, वो सब उन्होंने डाल दिए हैं। तो अब ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ से वो भी कोई चेंजेस की तरफ जाएंगे या कोई नया लड़का ट्राई करेंगे, जबकि उन्हें वो करनी है, सीरीज ड्रॉ करनी है। और इंडिया भी नहीं लगता कोई चेंजेस करेगा, तो लिहाजा उस मैच में फिलहाल अभी कुछ है नहीं इतना खास डिस्कस करने के लिए। जब मैच होगा तो पता चलेगा। पलड़ा वैसे इंडिया का ही भारी है क्योंकि उनकी टीम जो है वो पूरी है। ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी टीम के साथ आया नहीं, ट्रेविस हेड मिसिंग है। वैसे तो बहरहाल मैं इसको पूरी टीम ही बोलूंगा, एक बंदे या दो बंदे के मिस होने से कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है। टीम बहरहाल वैसे उनकी पूरी है। ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल टीम ही वीक है, तो फिर क्या करें, कर सकते हैं उसका। तो ये है सारी। और पैट कमिंस वगैरह, जॉश हेजलवुड और स्टार्क, ये 3 बॉलर बाहर हैं, पर उन्होंने 3 अपने जो नए बैकअप बॉलर्स खिलाए हैं, वो तो उसका उनका 20% भी नहीं है। तो वो भी ज़रा देखना पड़ेगा कि कल कैसा ये करते हैं फाइनल क्रंच मैच में। वैसे तो बड़ी ढीली टीम है ये। मेरे तो पाकिस्तानी प्लेयर्स लगे हुए थे सारे ऑस्ट्रेलिया के, जो नए बच्चे हैं। खैर, ये तो है ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का मैच है। अभी जरा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करना है, वैसे तो कल जब होगा मैच पता चल ही जाएगा। हो रहा है वो इसी स्टेडियम के अंदर है, तो बस जरा 11 को पहले एक दफा देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैं एक दो प्लेयर्स पे थोड़ी सी बात करूंगा, बस फिर बाकी कल मैच देखेंगे। तो मेरी 11 जो बन रही है ना कल में, वो क्या बन रही है। अ, मेरी 11 में हुसैन तलत नहीं आ रहा। हुसैन तलत नहीं होता। हुसैन तलत को निकालना पड़ेगा और उसकी जगह आपको लाना पड़ेगा अबरार को। और अगर अगर आपको बहुत फड़क हो रहा, बहुत ज़्यादा फड़क हो कि आपने हारिस रऊफ को खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि वो आपका मैच विनिंग बॉलर है, बड़े मैचेस जितवाए ना उसने इंडिया के खिलाफ, तो क्योंकि वो जितवाता बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि वो यहाँ पर खेलना ज़रूरी है, तो भाई उसे नसीम शाह की जगह खिलाना। आपकी बॉलिंग में जो वीक लिंक था वो नसीम शाह था, क्योंकि नसीम शाह अपने पेस पे पूरा बॉलिंग नहीं कर रहा। ठीक है ना। नांद्रे बर्गर दूसरे एंड से 146, 148, 149 क्लिक्स पे जा रहा है, और इधर से हमारा जो ओपनिंग बॉलर है उसका बॉल आ रहा है 135, 136, 133, 134। ये बॉल घुमाने की कोशिश कर रहा है, बाकी पेस ये आ रही है। नसीम शाह विदाउट सपोर्ट ऑफ विकेट इन कंडीशंस बॉल सही नहीं कर रहा। ठीक है, शाहीन भी नहीं कर रहा, लेकिन शाहीन का पेस एटलीस्ट अप है। ये चीज अच्छी लग रही है देख के। एटलीस्ट वो 138, 140 की रेंज में जा रहा है। जो 140 बॉलर टच कर रहा हूँ, मैं उसको कहूंगा कि ठीक है यार, चलो। बट पिच फ्लैट हो गई, ड्यू पड़ गया, सीधी हो गई पिच, पड़ गए शॉट्स, ठीक है, लेकिन एक बंदा जान तो लगा रहा है। वो अलहदा बात है, अभी उसके बाद में आते हैं कि वो क्या लाइन लेंथ होनी चाहिए थी और क्या बॉलिंग करी, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन एटलीस्ट जोर लगाने वाला एक फिट बॉलर जो है, वो नसीम शाह फिलहाल नजर नहीं आया, ओडीआई में नजर नहीं आया। आप ये कह सकते हो कि हाँ उसने एक आधा छक्का मार दिया एंड में आकर, बट उसकी यूटिलिटी छक्का मारने की नहीं है ना। हमें तो एक ऐसा बॉलर चाहिए पूरा जो 4-5 आउट करता हो। जब शाइन का दिन होता है तो वो 3-4 गिराता है, ऑल दो वो भी पिटा कर बहुत बुरी तरह। लेकिन खैर बहरहाल, इसको जरा पहले 11 को डिस्कस करते हैं, फिर इंडिविजुअल उस पर आते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि मेरी 11 में हुसैन तलत नहीं आता, और हुसैन तलत की जगह आता है अबरार। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको फ़हीम और हुसैन तलत में से एक चूज करना पड़ेगा इस डिसाइडर के लिए। ठीक है ना। या तो आप हुसैन तलत के साथ चले जाओ, या आप फ़हीम के साथ चले जाओ। फ़हीम इसलिए प्रेफर हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो एक तो बॉलिंग के साथ हैंड दे देता है, प्लस बैटिंग में भी अगर आप देखो तो
वो एक हुसैन तलत से कई ज़्यादा बेहतर बैटिंग कर रहा है, ठीक है ना। डिलीवरेबल उसका बैटिंग में हुसैन तलत से ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हुसैन तलत का ज़्यादा होना चाहिए था। हुसैन तलत का एक बड़ा 50 होना चाहिए था पिछले मैच में, लेकिन क्योंकि ये आदमी अपनी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट करने का चैंपियन हो चुका है, हुसैन तलत, तो लिहाजा फिर अब ज़ाहिर बात है आपको बेहतर है कि आप उस प्लेयर के साथ जाओ दो, जो कि जो है आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है वो भी नहीं कोई, मतलब कोई हार्दिक पांड्या नहीं है वो, फ़हीम अशरफ, लेकिन बहरहाल चलो फिर भी जो भी अगर थोड़े बहुत भी रन दे रहा है तो वो बेहतर रन दे रहा है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ है कि हारिस रऊफ को अगर खिलाना हो, जो कि आप खिलाओगे डेफिनेटली, तो भाई उसे नसीम शाह की जगह खिलाओ। मोहम्मद वसीम नहीं हटता, क्योंकि मोहम्मद वसीम आपका एक वाहिद बॉलर था जो 2 आउट कर चुका था, ठीक है। नहीं तो आपके नवाज ने कैच छोड़ा वहां पे, वरना अगर वो 2 आउट कर चुका होता तो यू नेवर नो, एक सेंचुरी बैट्समैन अगर आउट हो चुका होता पहले 10-15 रन के ऊपर, मैच किस कम्प्लेक्शन पे होता, कहाँ शेप करके चला जाता, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो और अगर एक बॉलर कम बैक कर रहा है और उसने आते ही 2 आउट कर लिए होते, तो वो खुद कहाँ फिनिश करता क्या पता, वो 4 आउट कर लेता है, 5 आउट कर लेता है। तो उसकी बॉलिंग भी बर्बाद किया आपने, उसका कसूर नहीं है उसमें, उसने अच्छी बॉल की है, उसे सेकंड चांस मिलना चाहिए, ठीक है। शाहीन शाह नसीम शाह ने बिल्कुल भी अच्छी बॉल नहीं करी, ठीक है ना। अब अगर आप उस पर अंधा ट्रस्ट करके बस उसको बॉल हाथ में पकड़ाने ही है आखिरी मैच में, तो फिर आपकी मर्जी अलहदा बात है। क्योंकि आपने इसी तरह खिलाना होता है ना मोहम्मद वसीम को, एक आधा मैच फिर बाहर करो, फिर अपने मेन बंदे ले आओ, फिर एक आधा मैच बाहर करो, फिर मेन बंदे ले आओ। उस बेचारे को इसीलिए रखा हुआ है। तो ये करना हो तो नसीम शाह को ले आना लेना। अगर मेरी राय लो तो मेरे हिसाब से नसीम शाह बैठता है, हारिस रऊफ आ जाएगा, और आपका जो मेन बॉलर बनता है वो शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम बनता है, जो ये कभी भी नहीं करेंगे। मेरी 11 ये बनती है, क्योंकि वो बॉल को रश कर रहा है, तेज करता है ना, बॉल मार के करता है, तो वो थोड़ा सा रश कर रहा है प्लेयर को। ये रश नहीं कर रहा नसीम शाह, इजी आ रहा है बल्ले पे। और लोहान डी प्रेटोरियस जितनी जितनी स्मूथ शॉट्स खेल रहा था नसीम शाह पे, तो मुझे तो नहीं लगता कि नसीम शाह इस पेस पे पकड़ पाएगा लोहान डी प्रेटोरियस को, मुझे नहीं लगता। अनटिल अनलेस वो अपने प्रॉपर पेस पे दोबारा आए, जो उसका नसीम शाह का पेस 145 है, लेकिन वो 145 नहीं कर रहा, वो 7-8 केस नीचे बॉल कर रहा है। वो क्लियरली साइन है कि यार ये फिट नहीं है अभी 10 ओवर की बॉलिंग के लिए, नहीं नजर आ रहा वो फिट, यार साफ सी बात है। कोई भी देख के बता सकता है नहीं है फिट। शाहीन शाह आफरीदी की फिटनेस देखो और नसीम शाह को देख लो, साफ पता चल रहा है। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। तो मेरे उसमें हुसैन तरत हटता है, अबरार अहमद आता है, और आपका हारिस रऊफ आता है नसीम शाह की जगह। ये मेरी 11 है, क्योंकि मोहम्मद वसीम ज़्यादा किक कर रहा था सरफेस से, पिच से, और नसीम शाह उस तरह नहीं कर रहा था। अब बाकी आपकी मर्जी है, आपने जो उसको भी खिलाना हो। तो बाकी आपके पूरे बैट्समैन है वो वही खेलते हैं, छठे नंबर से चेंज आता है बस, बाकी तो 5 आपके ऊपर के बैट्समैन वही हैं। छठे नंबर पे भी नवाज मैंने रखा है, फ़हीम रखा है, उसके बाद फिर हुसैन तलत की जगह मैंने अबरार को रखा है, और फिर हारिस जो है वो नसीम शाह की जगह आएगा, वसीम वहीं रहेगा, और शाहीन शाह अफरीदी। ये मेरी टीम बनती है। अच्छा, इसके बाद ज़रा इंडिविजुअली एक डिस्कशन और कर लेते हैं कि आप हारिस रऊफ को खिलाने तो जा रहे हो, लेकिन अगर फर्ज कर लो कि हमें बॉलिंग दूसरी मिल जाती है, तो हारिस रऊफ, बल्कि मैं तो पहली बॉलिंग पे भी बोलूंगा कि अगर पहली बॉलिंग में मिल जाती है, तो पिच तो सपोर्ट दे रहा है 20 ओवर के बाद बॉलर्स को, ओ स्पिनर्स को। तो हारिस रऊफ कहाँ आपको डिलीवरेबल देता नजर आएगा? क्या आप उसे 20 ओवर के अंदर अंदर यूज करोगे? अगर हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक तो ये है कि 20 ओवर के बाद उसका यूज नहीं नजर आ रहा, पिटेगा वो भी। और दूसरा, अगर दूसरी बॉलिंग आ गई तो फिर तो सीधा सीधा ड्यू है, वो तो आता ही 10 ओवर के बाद है, वो तो आता ही मिडिल ओवर्स में, वो नया बॉल तो करता नहीं है। तो आप उसको खिलाओगे कहाँ पे, बॉलिंग कहाँ पे कराओगे? फिर उसको ओवर दोगे आखिरी के डेथ ओवर के, हमारा डेथ का बेस्ट बॉलर है, और फिर वो आपको मैच निकलवा देगा।
तो ये करोगे, क्योंकि डेथ का वो बहुत अच्छा बॉलर है, हमेशा डेथ में मरवाया है इस बंदे ने, हमने इसका नाम रखा हुआ है भाई डेथ का बेस्ट बॉलर। तो हारिस रऊफ जो है, इसको अगर हम ड्यू में लेकर आएंगे और ये ड्यू में बॉल करेगा तेज पेस से, तो प्लान क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। क्या प्लान ये है बस तेज बॉल कर देना है, या कुछ प्लान के साथ उसे भेजा जाएगा कि भाई तूने विकेट को या पेस चेंजेस को किसी तरीके से यूज करना है, हार्ड लेंथ्स यूज करने हैं और डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है, या फुल अगर जाओ तो पूरा यॉर्कर पे जाना है। ऐसा नहीं है हो कि हाफ वॉली पे तेज करो और विराट कोहली की तरह चौके खाओ, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में खाए थे चौके। इतना तेज बॉल था कवर पे, उतना तेज शॉट मार रहा था विराट कोहली इसको। वो काम करना है तो फिर तो आप आज कल भी फेल हो जाओगे और हमेशा की तरह इस बार भी सीरीज लगवा दोगे, क्योंकि आप वर्ल्ड क्लास बॉलर हो ना, सीरीज लगवाते हो, छोटा मोटा मैच नहीं सीरीज लगवाते हो, टूर्नामेंट लगाते हो। तो एक तो ये है कि ठीक है आप ला तो रहे हो, उसका यूजेज देख लेना। मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का है वारिस रोग का, कि उसको यूज कहाँ करना है, डेथ में ला के यूज करना है क्या, मैं तो नहीं समझता भाई, डेथ से पहले ही खत्म कर दो उसको। डेथ के ओवर बेहतर है भाई शाहीन शाह अफरीदी खुद ले जाए, या शायद फ़हीम को दे दो, फ़हीम शायद बेहतर कर लेगा डेथ में बॉलिंग। और दूसरी एक और चीज़ है कि अबरार को मैंने कहा तो है कि हुसैन तलत को हटा के अब अबरार को ले आओ, लेकिन एक और ब्रेव कॉल भी हो सकती है कि क्या आप फ़हीम अशरफ को बिठा के फैसल अकरम ला सकते हो, क्योंकि उस बच्चे को तो डेब्यू मिला ही नहीं ना सीरीज में, और मुझे कल मिलता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। अगर उसको डेब्यू मिलना था तो सेकंड मैच में मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमने सेकंड मैच में डेब्यू दिया नहीं उसे। तो अब क्या लास्ट डिसाइडर जिसमें शाहीन शाह अफरीदी के जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी पे भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी ये अलाउ करेगा कि यार मैं किसी एक ऐसे बॉलर के साथ जाऊं जो मुझे सीरीज लगवा दे? मुझे नहीं लगता। और दूसरा, मैं ये भी कंसिडर करके कह रहा हूँ कि अब्रार अहमद इस वजह से वापस जरूर आएगा क्योंकि कल शाहीन शाह अफरीदी अपनी टीम बनाएगा। इस दूसरे मैच में जो टीम बनी थी ना, ये इसकी माइक हेसन की टीम थी, और माइक हेसन की टीम में स्पिनर्स नहीं है, हो जाता है पार्ट टाइमर्स जो स्पिन कर लें। जबकि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो चॉइसेस देखो लाहौर कलंदर में, तो ये हमेशा एक पक्का फुल टाइम स्पिनर 20 ओवर में लेता है। ठीक है, बाकी आसपास छोटे मोटे स्पिनर तो चलते ही हैं। सिकंदर रजा को सेकंड स्पिनर यूज करता है वो, ठीक है ना, और सिकंदर रजा भी कोई बिल्कुल फारिग स्पिनर नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को ये बात मालूम है कि एशियन कंडीशंस में स्पिनर्स की यूजेज होती है। वो बिल्कुल बोंगा बच्चा नहीं है, वो 200-250 मैचेस खेल चुका है, उसे पता है इन इन ट्रैक्स पे एक पक्का स्पिनर चाहिए। तो मुझे पता है कि वो फाइट करेगा और वो खिलवाएगा अबरार अहमद को, मैं ये बात पे श्योर हूँ, और खिलवाना चाहिए। अगर फाइट नहीं करता तो बिल्कुल फायदा नहीं है ना यार, फिर वही आप भी वही करोगे जो बाकी सारे कप्तान करते हैं, और सलमान भी वही कर रहा है T20s में, कि बस जो पीछे से टीम बनी आ जाए, जो प्लान बना आ जाए, बस उसी से खिलवा दो। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी स्टैंड ले और एक पूरा स्पिनर डाले। अगर तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो सकते हो तो भाई 2 स्पिनर डाल दो, लेकिन क्योंकि आप साइम अयूब को पूरा स्पिनर समझ बैठे हो, तो मुझे पता है कि आप उसके होते हुए आप एक ही स्पिनर डालोगे, आप 2 स्पिनर डालोगे नहीं। तो एक तो ये हो गई सारी बात। दूसरा आ जाते हैं यार, एक और टॉपिक है बाबर की फॉर्म। बाबर ने 3 ओडीआई खेले, 3 T20 खेले, और 3 T20 में एक में परफॉर्म किया। ठीक है, इधर 2 ओडीआई हो चुके हैं और अब तीसरा ओडीआई होने वाला है जिसमें परफॉर्म अगर नहीं किया तो मैं ये सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन बनेगी क्या, क्या बनेगी सिचुएशन। क्या बाबर ओडीआई से बैठ जाएगा और T20 में खेलेगा? ये तो इससे ज्यादा स्टूपिड चीज कोई नहीं हो सकती कि एक लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर जो है वो बैठ जाएगा लॉन्ग फॉर्मेट में, और जो शॉर्ट फॉर्मेट में वो आ जाएगा। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब है कि
कल अगर बाबर रन नहीं करता, जो मुझे लग रहा है कि यार हम ये समझ तो रहे थे, मैं मुझे भी ये लग रहा था कि शायद जिस तरह वो खेला लगा उसकी बैटिंग वापस आ गई है थर्ड T20 में। लेकिन हमें ये भी पता था कि ड्यू फैक्टर था जारी, वो जिस तरह वो बल्ला घुमा रहा था साफ पता चल रहा था बॉल स्लिप होता हुआ आ रहा है बल्ले पे। तो जब स्किड करता है ना बॉल, नजर आ जाता है बॉल स्किड करता हुआ बल्ले पे आता हुआ। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रहा, बहुत हाला बैटिंग की थी, बहुत आउटस्टैंडिंग खेला था, लेकिन ड्यू का फैक्टर उसकी बैटिंग में नजर आ रहा था, उसको यूज कर रहा था और अच्छा यूज कर रहा था। लेकिन अब सवाल सारा ये है कि अगर हम बाबर आजम को इस तरह खिला रहे हैं कि यार तू 3 मैच ले ले और एक 50 कर ले, तो उससे पाकिस्तान का क्या फायदा है यार? ये तो ये बात समझ नहीं आ रही ना, एक प्लेयर हमारी टीम में, इस बात को जरा समझना, और ये मेरी पूरी वीडियो की हाईलाइट है ये बात। हमारी टीम में एक प्लेयर नहीं है जो अपने मुल्क की कंडीशन में 100 करे। एक प्लेयर नहीं है यार मुल्क के अंदर, 6 प्लेयरों में कोई 60 कर रहा है, कोई 50 करे, कोई 50, दूसरा आके मार के चला गया 110 रन, 120 रन, 115-20 भी पार्ट पार्ट की बैटिंग करके चला गया। लेकिन हमें यही समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो 6 प्लेयर ऊपर हमने लिए हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि एक तरीके से 6 तो नहीं 5 कह लो, 6 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब नवाज भी मुझे लगने लगा है तकरीबन पूरा बैट्समैन हो गया है। तो अगर मैं पूरे 6 प्लेयर ऊपर के बोलूँ तो 6 में से कोई एक भी नहीं है जो 100 करता है, और उन एक भी में बाबर भी शामिल है। तो ना कोई और 100 कर रहा है, और जिसे हम अपना सबसे बड़ा बैट्समैन करते हैं ना वो 100 कर रहा है। तो चलो अगर आप 3 मैचेस में फेल होके भी 100 कर दो तो मैं बोलूंगा यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, कभी कभी चलेगा, लेकिन मैच ले जाएगा पूरा। लेकिन आप क्या करोगे अगर आपने बहुत बहुत तीर मार लिया कल? तो आप आओगे और आप 50-60 करके फिर आउट हो जाओगे। और पाकिस्तान हार ही यहीं से रहा है कि गुड नॉक ग्रेट में कन्वर्ट नहीं हो रही। सारे बैट्समैनों का ये सिर्फ बाबर नहीं, लेकिन उसमें बाबर पे जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हम उसे अपना बेस्ट प्लेयर कहते हैं। तो 50-60 रन 3 मैच में, पता नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम। अब रिजवान ने भी एक पहले मैच में रन कर दिए थे, ठीक है ना, तो उनके दूसरे मैच में नहीं आए। अब अगर वो तीसरे मैच में नहीं देते तो 3 मैच में उनकी भी एक परफॉर्मेंस। फखर जमान पहले मैच में 45 रन कर गए, दूसरे में उनके भी नहीं आए, तो अगर तीसरे में भी उनके नहीं आते तो उनकी भी एक परफॉर्मेंस। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक एक सलमान अली आगा और साइम को आप कह सकते हो, हाँ दोनों ने 40-50-50 रन के आसपास डाले हैं दोनों इनिंग्स में, वो दोनों लग रहे हैं परफॉर्मर्स अच्छे। लेकिन अगेन मैं तो अच्छा परफॉर्मेंस मानूंगा ही नहीं उस बैट्समैन को जो अपने होम ग्राउंड में खेले और सेट होके 60-70 रन करके 100 ना करे। मैं तो मानूंगा ही नहीं उसको कि वो पूरा बैट्समैन है भाई। आप एक ऑर्डिनरी प्लेयर हो, अगर आपसे अपने होम ग्राउंड में 100 नहीं होता था फिर तो कोई और बड़े प्लेयर हो ही नहीं आप। और हम ये बिलावल सोच के हम आपको सिर्फ सलमान अली आगा या साइम को या फखर को या बाबर को या रिजवान को हम सिर्फ यूं समझ रहे हैं कि आप अंधों में काणे राजे हो। बस काणे राजे हो आप, कि सारे अंधे हैं और आप काणे हो। तो क्योंकि काना बड़ा होता है तो आप आपकी वाह इसलिए कि आप काणे हो, समझ रहे हो? बस, वरना 2 आंखें वाले तो नहीं हो आप, ठीक है ना, वो आप काणे ही। तो ये मसला है हमारी टीम का कि बड़ी परफॉर्मेंस 100, 120, 150 जो पहले होते थे यार नॉर्मल बात थी। अरे इमाम जैसे प्लेयर आके जो है वो वनडे में 35 ओवर खेलते थे, 150 रन कर जाता था। इंग्लैंड में इमाम ने 100 किया हुआ है, बाबर ने वहाँ इंग्लैंड के अंदर 150 रन किए हुए होते थे। हमारे यहाँ 100-150 रन लगते थे। रिजवान बड़ी नहीं खेलता था, 100 करता था। एकदम से क्या हो गया कि किसी को 100 ही मारना नहीं आ रहा है पाकिस्तान टीम में। तो मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई एक बंदा जो है ना वो खड़ा होकर 100 करे, वरना आपके ये जो होता है ना 40-50, 60-50, 60-50, इससे बड़े स्कोर नहीं होते। आपको अपने होम ग्राउंड में जहाँ इतनी सीधी सीधी विकेटें हैं यार, भाई एक बंदा तो खड़ा होके 100 करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल का मैच भी फिर मुश्किल ही बनेगा, क्योंकि कल ड्यू पड़ेगी और अगर आपकी पहली बैटिंग आ गई तो फिर वही होगा, 300 भी कर लोगे तो चेज होने का खतरा है, ठीक है। तो ये है मेरे लिए बाबर का मैसेज कि भाईजान कल आपने बड़ा स्कोर डालना है।
आपसे आप पे ड्यू है। और सेम फॉर फखर, सेम फॉर रिजवान, सेम फॉर क्या बोलते हैं आपका सलमान अली आगा, उसने भी 100 नहीं किया हुआ। और सेम फॉर साइम। इन सब के ऊपर है। वो 40-50 रन करके हमारे ऊपर एहसान नहीं किया भाई आपने, ठीक है ना। अपनी जगह सिक्योर किया, इन रनों से हमें कोई फायदा नहीं है। अपनी जगह सिक्योर करनी थी तो ठीक है, पाकिस्तान को जितवाना तो 100 करके दो, ठीक है। तो ये हो गई इन लोग की बात। और फिर कल अगर बॉलिंग दूसरी आ गई तो क्या करेंगे, ये भी एक चीज है जो डिस्कस करें। देखो भाई, मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि नसीम को मत खिलाओ, क्योंकि उसका पेस अप नहीं है। एक बॉलर जब पूरा पेस नहीं दे रहा होता ना, तो फिर 130, 132, 35 का बॉल, और वो भी अगर बगैर मूवमेंट के बल्ले पे आना शुरू हो जाए सीमा, तो भैया वो फिर उसमें बचत नहीं है। बचत उस सूरत में हो जाती है कि फिर आप कम से कम पेस या तो ज्यादा जनरेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी लाइन लेंथ बड़ी एक्यूरेट है। अब नसीम शाह का जो एक्शन है, जितना वो हाथ खोल के वकार यूनिस की तरह हाथ खोलते हैं, जो साइड आर्म एक्शन होता है ना, जो पूरा अपना जिस्म खोल देते हैं, ऐसे बॉलर जो होते हैं इनकी बॉल का कंट्रोल ज्यादा अच्छा नहीं होता। वकार यूनिस का भी इतना अच्छा नहीं था। वो भी जो है वो 4-5 बॉलें एक जगह करता था, एक बॉल मिस होता था उसका, 2 बॉलें मिस होती थी। जो जो अपनी बॉडी को कम ओपन करते हैं उनका कंट्रोल ज्यादा बेहतर होता है। शाहीन शाह अफरीदी का कंट्रोल बेहतर है और उसको बेहतर रखना भी होगा, ठीक है ना। वरना फिर बड़ी पिटाई होगी अगर दोनों एंड से पिटना शुरू हुए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ नसीम शाह की जगह मोहम्मद वसीम को रखो, क्योंकि मोहम्मद वसीम का पेस अप है, बॉल थोड़ा बाहर निकलता है, उनके दोनों बैट्समैन लेफ्टी हैं, तो यहाँ आपको एडवांटेज हो जाएगा। अंदर लाने वाले बॉल में अगर पेस नहीं है नसीम शाह का, तो भैया ये बहुत पिटेगा, और वो पिटा भी। तो बस ये जरूर देख लेना। मैंने आपको अपनी 11 बता दी है। हुसैन तलत की जगह अबरार खेलता है मेरी 11 में, और हारिस रऊफ नसीम शाह की जगह खेलता है, और मोहम्मद वसीम ओपनिंग बॉलर आना चाहिए। मैं मुझे ऐसा लगता है। बाकी फिर आपकी जो भी चॉइस हो वो आप करो। बस मेरी वीडियो आज यहीं तक है। कल इंशाल्लाह देखते हैं दोनों मैचेस। अच्छा एक्साइटिंग डे होगा कल, इंशाल्लाह मजा आएगा देखने में। तो इंशाल्लाह कल देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।